ठीक है भाई, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का वेलकम। ठीक है। अभी हमारे पास संतोष, नितिन और धर्मेंद्र, ये तीन लोग हैं। तो संतोष, ये बाकी आपके ही फ्रेंड है क्या दोनों? यस यस यस, ये मेरे फ्रेंड है। नहीं नहीं, धर्मेंद्र नहीं, ये नितिन अच्छा। और एक सागर है, ये दो है मेरे फ्रेंड। तो भाई, जैसा मैंने आपको कंटेंट बताया था कि ये फाउंडेशन की क्लास है। ठीक है। फाउंडेशन के अंदर मैं आपको ओपन स्टैक के जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, और इवन इनफैक्ट ओपन स्टैक के बेसिक्स से भी पहले, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है ये इवॉल्व कहाँ से हुई है। क्योंकि सबसे पहले आपको रूट को पकड़ना पड़ेगा, तभी आप किसी भी क्लाउड के फॉर्मेट को पढ़ सकते हो। फिर हम क्लाउड की यस बात करेंगे। मैंने आपको करिकुलम भी भेजा था कि क्या क्या चीज़ें हम कवर यस करेंगे। यस, टोटल पढ़ा हमने। 10 डेज का कोर्स है। ठीक है। आज से यस। शुरू हो रहा है और नेक्स्ट फ्राइडे ये खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर मैं वो सारी बेसिक चीज़ें कवर करूंगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोग जो है, आपको मान लो कि चीज़ें ओपन स्टैक नहीं पता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको नहीं पता है। और मैं ये मान के भी चल रहा हूँ कि आपको क्लाउड भी नहीं पता है, तो मैं आपको बिल्कुल ग्राउंड जीरो से बताऊंगा। पर हाँ, कुछ हाँ चीज़ें जी। हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए कोर्स को पढ़ने से पहले, वो है लाइनेक्स। तो वो ये लाइनक्स मेरी का। तरफ से कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। आप अगर कोर्स को कर रहे हो और क्लाउड को पढ़ रहे हो, तो देखो, बिना लाइनेक्स को पढ़े हुए ना क्लाउड को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। ये लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एंटरप्राइज लेवल पे लाइनेक्स ही यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा बेसिक आपको थोड़ा बहुत डेटा सेंटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट थोड़ा बहुत अगर आपको डेटा सेंटर पता है, डेटा सेंटर में मेनली जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो है आपको कि आपको सर्वर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है। सर्वर्स के बारे में नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। बट ये दो चीजें हैं जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको प्री रिक्विजिट होनी चाहिए। ओके जी। तो आई होप कि आप तीनों लोगों को ये चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, लाइनेक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि लाइनेक्स ओएस कैसे काम करता है, और डेटा सेंटर में थोड़े बहुत डिवाइसेस के बारे में नॉलेज होगी। यस यस यस। ठीक है। तो इसके साथ अब शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ जो हमको पढ़नी होती है कि आप ये जो क्लाउड की बात करते हो कि ठीक है, क्लाउड की टेक्नोलॉजी मुझे पढ़नी है। ठीक है। क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसा नाम है वैसे ही ये एक डोमेन है। ठीक है। तो जैसे हम जो टेक्निकल अगर वर्ड लेकर जाओ, मतलब लिटरली अगर इंग्लिश वर्ड लेके जाओ, तो क्लाउड बादल होता है। और बादल से बारिश भी होती है, बादल से क्या कहते हैं, स्नोफॉल भी होती है। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको इंटरनली नहीं पता होता है कि वो एक्चुअली में क्या करता है। आप सिर्फ सर्विस के ऊपर फोकस होते हो कि बारिश होती है। ऐसे ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई है जिसका जो मेन फोकस है वो सिर्फ सर्विस देना है। तो देखो, क्लाउड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी वास्ट है। आप सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, एक सॉफ्टवेयर को, एक प्रोडक्ट को अगर क्लाउड के अंदर अगर आप काउंट करते हो और बोलते हो कि वो क्लाउड है, तो दैट इज ओनली वन पर्सपेक्टिव। इसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिसमें आप किसी न किसी पे काम करते हो या पढ़ते हो। तो ये सारी चीज़ों को हम बोलते हैं सर्विसेज। तो जो ये कॉन्सेप्ट है क्लाउड का, वो ये कहता है कि जो ट्रेडिशनल था पुराना, उसको थोड़ा मॉडर्नाइज किया गया। पुराना मेथड जो था, ट्रेडिशनल मेथड, वो क्या कहता था कि बाय, ठीक है, खरीदो और फिर उसको यूज करो, बाय एंड यूज। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कार का। अब मेरा जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मुझे ऑफिस जाना है डेली। सर। कैसे ऑफिस जाना? हाँ नितिन, बताओ। हेलो सर। हाँ, सर सागर ज्वाइन कर रहा है शायद। रिक्वेस्ट भेजिए उसको। रिक्वेस्ट भेजी है उसने? हाँ वो बोल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, एक सेकंड चेक करता हूँ मैं, अगर उसने भी रिक्वेस्ट आया है तो। एक सेकंड। हाँ, मेरे पास मयंक और सागर और मुकुल। ओके। ठीक है। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया। तो देखो, जो मैं बोल रहा था कि जो क्लाउड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये एक ऐसा लेयर बनाया जाता है कि यूजर जो होता है, उसको यूज करने वाला, उसको नहीं पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन वो उसको सर्विस के फॉर्म में यूज करता है। ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? कॉन्सेप्ट ये आया कि अगर आप ट्रेडिशनली बात करते होते किसी भी चीज की। हाँ मुकुल, पूछो। कोई क्वेश्चन है क्या? ओके।
तो देखो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहता था, आप कोई भी चीज, जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर मुझे अपने घर से ऑफिस जाना है डेली, तो उसके लिए मेरे को एक सर्विस चाहिए, गाड़ी की सर्विस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे सबसे पहले कार को खरीदना पड़ता है। अब इमेजिन करो आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था। अगर किसी को ऑफिस जाना हो, ठीक है, और वो सेल्फ सफिशिएंट है, मान लो फाइनेंशियली अच्छी कंडीशन में है, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले कार को खरीदता है। तो हम सबसे बड़ी बात करते हैं, एक यूज केस लेके चलते हैं, जेनरिक यूज केस है कि आखिर ये क्लाउड का यूज केस बना कैसे। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मुझे होम टू ऑफिस अगर मुझे जाना है, ठीक है, होम टू ऑफिस, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे सबसे पहले एक कार खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने कार को परचेज किया, तो दैट मीन्स कि मुझे यहाँ पे कॉस्ट लगेगा। इसको हम बोलते हैं कैपेक्स। अब कैपेक्स क्या चीज होती है? कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब ये कि मुझे अगर कोई चीज चाहिए तो मुझे उसको खरीदना पड़ेगा। तो उसको खरीदने के लिए जो भी मैं पैसा खर्च करता हूँ उसको बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स। अब मैंने इस कार को खरीद लिया, ठीक है। अब इस कार को खरीदने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको यूज करूंगा ऑफिस जाने के लिए। तो जब मैं इसको ऑफिस जाने के लिए यूज करूंगा, डेली बेसिस पे रन करूंगा, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा आएगा मेंटेनेंस, रनिंग कॉस्ट, या फिर आप बोलोगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि मुझे इस गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा, तभी ये कार चलेगी, ठीक है। मुझे इस गाड़ी में इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा, तभी, वरना पुलिस वाला मुझे पकड़ लेगा, ठीक है। मुझे इसके अंदर क्या कहते हैं, इसकी मेंटेनेंस करवानी पड़ेगी, मतलब सर्विस करवानी पड़ेगी, एनुअल सर्विस, ठीक है। तो ये तीनों चीजें मुझे करानी पड़ती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। अब अभी हम हाई लेवल पे तीन चीजों पे बात करते हैं। तो दैट मीन्स कि ये आपका रनिंग कॉस्ट है, ठीक है। ये आपको जब जब आपकी गाड़ी चलेगी तब तब आपको ये इन्वेस्ट खर्चा करना पड़ेगा। ऐसे कॉस्ट को हम बोलते हैं ओपेक्स। ओपेक्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेशनल कॉस्ट। किसी चीज को खरीद लिया, कैपेक्स। खरीदने के बाद अब मुझे उसे चलाना है, तो चलाने के लिए चाहिए होता है ओपेक्स। तो ये दो चीजें होती हैं कि आप अगर कोई भी सर्विस लेना चाहते हो तो आपको पहले उसको खरीदना पड़ता है, और खरीदने के बाद आप उसको ऑपरेशनली कॉस्ट भी उसके ऊपर खर्च करते हो, तब जाके आप उस सर्विस को एक्चुअली यूज कर पाते हो। तो ये जो मॉडल था ट्रेडिशनल, इस मॉडल को चेंज किया गया, और आज की डेट में हमारे पास क्या सिस्टम आता है, कैब सिस्टम। आपने सुना है कैब सिस्टम? कैब में क्या होता है कि आपको घर से ऑफिस जाना है, तो अभी आपको गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू परचेज कार। अब मैं क्या करूंगा, तो यहाँ मेरा कैपेक्स बच गया। तो सबसे बड़ी चीज मेरी बच गई क्या, कैपेक्स। अब मुझे 5 लाख 10 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है एक गाड़ी के लिए। मैं क्या करूंगा, कंपनी होगी, ठीक है, ओला, उबर, मेरू, कोई भी कंपनी है जो कैब सर्विस प्रोवाइड करती है, मैं उसका ऐप डाउनलोड करूंगा, और उसके बाद मैं उसमें सीधा अकाउंट बना के वहां पे लिखूंगा कि मुझे ए से बी जाना है। तो वो क्या करेगा, वो मुझे फेयर बता देगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक कौन सी गाड़ी चाहिए आपको, टाइप, डिपेंडिंग आप कौन सी गाड़ी और क्या डिस्टेंस, सब कुछ आप जो भी इनपुट डालोगे, उसके बाद वो आपको एक फेयर बताएगा। इसके बाद आपकी गाड़ी आती है, ठीक है, यहाँ से आप गाड़ी में बैठते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको कार मिल गई, आप घर से बैठ गए। इसके बाद आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपने वहां जाके ड्रॉप ले लिया। इसके बाद इस कार की ओनरशिप आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इस कार को खरीदने का जो कॉस्ट था वो किसका था, जो कंपनी उसको रन कर रही है। इसकी इंश्योरेंस, तो यहाँ पे जो कैपेक्स है, जो कैपेक्स आपको पे नहीं करना। ओपेक्स, इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस है, इसकी जो क्या कहते हैं, पेट्रोल है, इसमें जो भी फ्यूल वगैरह है, इसकी जो भी मेंटेनेंस है, वो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने क्या किया, आपने इसके बदले सिर्फ एक सर्विस चार्ज पे किया, कि सर्विस चार्ज। तो दैट मीन्स कि आपको सर्विस चाहिए, आपको ए से बी जाना है, आपने कैब बुक किया, कैब में आप बैठे, सेम जैसे कार में इंसान बैठता है अपनी पर्सनल कार में, वैसे आप बैठे, आप अपने डेस्टिनेशन पे गए, डेस्टिनेशन पे जाते ही आपने उस कार को रिलीज कर दिया। अब वो आपके कंट्रोल से बाहर चली गई, अब वो किसी और सर्विस में चली गई, ना आपने उस गाड़ी को खरीदा, ना आपने उस गाड़ी में पेट्रोल डाला, ना आपने उसकी कोई मेंटेनेंस कराई।
ठीक है, नया इनफैक्ट आपने ड्राइवर को कोई सैलरी दिया, सब कुछ आपको एक सर्विस मॉडल में मिला। तो ये जो मॉडल होता है जो ये कहता है कि पे एज यू गो, ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो मैं ज्यादा फैंसी वर्ड्स पे नहीं जाना चाहता। सिंपल ये है कि आप पे करोगे, आपको जो सर्विस चाहिए आपको ऑन डिमांड, ऑन डिमांड समझ रहे हो, ऑन डिमांड। जैसे ही आप ऐप में अपनी कैब बुक करते हो, थोड़ी देर में आपके पास कैब आ जाती है ऑन डिमांड, ठीक है। डेडिकेटेड आपको मिला, सर्विस मिला, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें कोई भी नो हैवी इन्वेस्टमेंट, नो हैवी इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही, और लेट्स से कि मान लो आपने कार में गए और आपके पास 5-6 लोग हैं या 7 लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, तो आप बड़ी गाड़ी बुक कर सकते हो या आप एक से ज्यादा कैब बुक कर सकते हो, ठीक है। आपको लगता है कि आप अकेले जा रहे हो तो आप शेयरिंग में जा सकते हो, जिसमें आपको और कम पैसा मिलेगा। दैट मीन्स कि जो लोड शेयरिंग है, या मैं बोलूंगा इसको हम बोलते हैं स्केल इन स्केल आउट, स्केलिंग, ये आपका इंस्टेंट होता है। अब इंस्टेंट का मतलब ऐसा नहीं कि चुटकी बाजार हो गया, वो भी होता है। बहुत सारे मॉडल्स हैं क्लाउड के, उसमें हम अलग अलग मॉडल्स पे देखेंगे कैसे कैसे स्केलिंग स्केल आउट कितना फास्ट होता है, किसमें कितना स्लो होता है, कितना जल्दी होता है, वो सब भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपकी जो स्केलिंग है वो जो है फास्टर है एज कम्पेयर टू एक कार। मान लो आपने कार खरीद ली 5 सीटर और आपके घर में 8 लोग हैं, तो ऑब्वियसली आप तो 8 लोग नहीं बैठ सकते, या तो आप 2 बार उसका ट्रिप करोगे, या फिर आपको उनको किसी और गाड़ी में भेजना पड़ेगा, या आपको एक बड़ी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो दैट मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बार बार बढ़ जाती है जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको बहुत बहुत मतलब मैं आपको हाई लेवल पे बता रहा हूँ, जो एक क्रिटिकल पॉइंट्स कह सकते हो। ऑन डिमांड, कि जैसे आपने मांगा आपको सर्विस मिली, इंस्टेंट सर्विस मिली, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है आपको, कोई लोड शेयरिंग आपकी जो है वो इंस्टेंट है। आपको ज्यादा चाहिए आप ज्यादा कैब बुक कर सकते हो, आपको कम करना है आप कम कर सकते हो कि आप शेयरिंग मोड में जा सकते हो। तो ये सारी सर्विसेज है। तो जो क्लाउड का जो ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है ना, पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। तो सबसे पहली बात कि क्लाउड काम का प्रिंसिपल क्या है। क्लाउड टेक्नोलॉजी को तो आप पढ़ोगे, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन क्लाउड का प्रिंसिपल क्या है, सबसे मेन चीज। क्लाउड का जो प्रिंसिपल होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस। इट इज सर्विस बेस्ड मॉडल, सर्विस बेस्ड मॉडल। मतलब ये कि जो हमारा कंज्यूमर होता है इसका, वो कभी भी ओन नहीं करता है किसी भी चीज को, चाहे वो डेटा सेंटर हो चाहे आपकी कोई भी चीज हो, वो ओन नहीं करता है। आप उसको एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सर्विस देते हो, और जब वो टर्मिनेट हो जाती है सर्विस, उसके बाद वो रिसोर्सेज वापस अपने पूल में चली जाती है। तो ऐसे ही ये क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या कहता है कि ये एक क्लाउड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। इसके पास पूल ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल बात करता हूँ। पूल ऑफ रिसोर्सेज, ये आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, जो सब्सक्राइब करते हैं आपकी सर्विसेज को, ठीक है। तो ये हो गए आपके सब्सक्राइबर्स। ये क्या करते हैं, ये सर्विसेज को सब्सक्राइब करते हैं, आप इनको ऑन डिमांड सर्विस प्रोवाइड करते हो। अब जैसे एयरटेल है, ठीक है, वोडाफोन है, ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने इतना हैवी नेटवर्क लगा रखा है, करोड़ों का अरबों का नेटवर्क लगा रखा है। आप क्या करते हो, आप एक सिम कार्ड खरीदते हो, ठीक है, सिम कार्ड एक छोटा सा लेते हो, उसमें आप अपना प्लान ऐड करते हो, और उसके बाद आप उनके नेटवर्क को यूज करते हो, आप कॉल करते हो, डेटा चलाते हो। दैट मीन्स आपको उस पूरे नेटवर्क को खरीदने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सर्विस मॉडल में काम करते हो। तो इसी तरीके से ये क्लाउड भी काम करता है। इस ये क्लाउड क्या कहता है कि आपको किसी भी चीज को खरीदने की जरूरत नहीं है, ओन करने की जरूरत नहीं है कि मैं इसको कैसे खरीदूं, इसको कैसे सेटअप करूं, इसको मैं कैसे रन करूं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करूं। ये सब कुछ जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर करता है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है वो सारी चीजें मैनेज करता है, और इनको हम बोलते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो एक प्रोवाइडर होगा जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो सारी चीजों को ओन करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहूंगा। किसी को डाउट है इस क्लाउड के जो बेसिक डेफिनेशन, देखो मैंने आपको फंडामेंटली समझाया है। अभी मैं AWS या ओपन स्टैक या ओपन शिफ्ट या क्यूबरनेटिस की बात नहीं कर रहा, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल में क्लाउड का एक मीनिंग समझा रहा हूँ। ये समझ में आ गया सबको? तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं। संतोष?
नहीं कृष्णा जी एकदम क्लियर है, एकदम हम्म। क्लियर हो गया ये पुल ऑफ रिसोर्स जैसे आपने बोला ना, सब एकदम हम्म। क्लियर है मुझे तो। ठीक है। तो ये जेनरिक वर्ड है, देखो पूल ऑफ रिसोर्स। अभी मैं अभी जेनरिक से शुरू कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम और डीप में जाएंगे तो मैं एक एक चीज को डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। ये जब पॉइंट क्लियर हो गया तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, डेटा सेंटर। देखो हमारी पूरी की पूरी जो क्लाउड की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसका जन्म ही डेटा सेंटर से हुआ है। डेटा सेंटर। कितने लोगों को डेटा सेंटर के बारे में पता है? चलो पता वालों को छोड़ो, किसको नहीं पता है डेटा सेंटर के बारे में? आप में से कोई एक है जिसको ये नहीं पता कि डेटा सेंटर क्या होता है? ओके। तो मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबको डेटा सेंटर के बारे में पता है, नॉलेज है, ठीक है। देखो आप लोग आईटी में काम कर रहे हो, टेलीकॉम में काम कर रहे हो, ठीक है, बैंकिंग में करो, किसी भी डोमेन में आप काम करो, आप जब भी कंप्यूट करते हो, घर में हमारे कंप्यूटर होता था, ठीक है, अभी भी होता है, लैपटॉप होता है, कंप्यूट करते हो, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, ठीक है। आजकल जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो भी ये कंप्यूटर की तरह ही होते हैं, मिनी कंप्यूटर। ये होता है पर्सनल, ये होता है हमारा पर्सनल कंप्यूट, ठीक है। ऐसे इंडस्ट्री में भी कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज लेवल कंप्यूट। एंटरप्राइज लेवल कंप्यूट। ये क्या करते हैं? जैसे आप अपने घर में डेस्कटॉप लगाया होगा ना, सब लोगों ने अपने कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि पुराने टाइम पे तो डेस्कटॉप ही चलते थे, अब लैपटॉप आ गए। लैपटॉप थोड़े कॉम्पैक्ट होते हैं तो उतनी चीजें आप नहीं करते हो। जैसे डेस्कटॉप में क्या होता था, आपको एक टेबल लगानी पड़ती थी। अगर लेट से कि मैं बोलूँ एक डेस्कटॉप मैं आपको दे रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, एक टेबल लगानी पड़ती थी, ठीक है। उस टेबल पे आपको मॉनिटर रखना पड़ता था, सीपीयू लगाना पड़ता था, सीपीयू के साथ पावर सप्लाई रखते थे, यूपीएस। तो मैं लिख देता हूँ, जो पुराने में क्या करते थे डेस्कटॉप में। अगर मैं कंप्यूटर का एग्जांपल लूँ, ठीक है, डेस्कटॉप का, तो हम डेस्कटॉप में क्या करते थे, मॉनिटर लगाते थे, ठीक है, सीपीयू आता था, कीबोर्ड, माउस, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका प्रिंटर, अगर प्रिंटिंग करना है तो। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यूपीएस। अब मान लो आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो और अचानक लाइट चली जाए, कंप्यूटर बंद हो गया, आपका पूरा प्रोग्राम क्रैश हो गया। जब लाइट आई तो आपने दोबारा से ऑन किया, दोबारा से फिर शुरू किया, तो आप यूपीएस लगाते थे कि आपका लाइट भी चली जाए तब भी आपके पास आपका कंप्यूटर चलता रहे। तो ये आप काम बेसिक कंप्यूटर में करते थे डेस्कटॉप पे, ठीक है। लैपटॉप में ये सब कंबाइंड होता है तो इसलिए आपको ये चीज़ें इतनी नहीं समझ में आती है, पर डेस्कटॉप एक बेस्ट एग्जांपल है। अब एंटरप्राइज लेवल पे जो काम होता है, ये तो देखो आप पर्सनल कर रहे हो, ठीक है, ये है आपका पर्सनल कंप्यूट। पर्सनल कंप्यूट में आप क्या करते हो, आप अपने लिए करोगे, ठीक है, आप अपनी पर्सनल कोई भी काम करोगे, चाहे एंटरटेनमेंट है, चाहे आप उसमें अपना मान लो कोई फाइल पढ़ रहे हो या स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। लेकिन जो एंटरप्राइज लेवल के जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक यूजर के लिए नहीं होते हैं, वो 1000 यूजर्स के लिए होते हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स के लिए होते हैं। दैट मीन्स उनकी जो कैपेसिटी है वो एक नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे यूज होता है सर्वर, ठीक है। इंडस्ट्री में हम इसको बोलते हैं सर्वर। तो सर्वर क्या होता है, सर्वर और कंप्यूटर दोनों में क्या डिफरेंस है? ये है एक कंप्यूटर और ये है एक सर्वर। कंप्यूटर जो है वो पावर ऑफ हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। लाइट चली गई, यूपीएस नहीं चला, या मान लो कोई मदरबोर्ड क्रैश हो गया, माउस नहीं चल रहा है, मॉनिटर में इशू है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पावर ऑफ हो गया, क्रैश हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन जो सर्वर होता है वो 24x7 चलता है, 24x7 नॉन स्टॉप। ये एक सर्वर कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता है, और अगर ये स्टॉप होता है तो इससे होता है बिजनेस इम्पैक्ट। तो देखो मैं आपको टेक्निकल और बिजनेस दोनों की मैपिंग बताऊंगा कि कैसे जो हम एज अ टेक्निकल इंजीनियर या टेक्निकल टेकीज जो है कि हम ये सब करते हैं, पर जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस लेवल से सोचते हैं, उनको ये सब नहीं समझ में आता, लेकिन दोनों का फ्यूजन कैसे होता है।
इस सर्वर के ऊपर, जिसके ऊपर एक बहुत पूरी टीम काम करती है, एक एडवांस टीम टेक्निकल जो इस चीज को पूरी मैनेज करती है, इसकी पूरी केयर टेक करती है, ठीक है। इसको एक तरीके से बोल सकते हो बेबी सिटिंग की जाती है। जैसे एक हॉस्पिटल में पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही एक सर्वर का ध्यान रखने के लिए पूरी टीम्स होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। वो मेक श्योर करते हैं कि ये सर्वर किसी भी केस में कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जैसे ही बंद होगा ना, ये जो ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व है, अब लेट्स से कि ये बैंकिंग का सर्वर है और बैंक के हजारों लाखों कस्टमर्स हैं, वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, और उस टाइम पे अगर बैंक का सर्वर डाउन हो जाए तो कैसा एक्सपीरियंस होगा, सबके ट्रांजेक्शन इम्पैक्ट हो जाएंगी, तो बैंक का जो बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा। तो इसके ऊपर बैंक जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है इस सर्वर के ऊपर। तो समझ रहे हो, ये है टेक्निकल और ये है आपका मैनेजमेंट, कह सकते मैनेजमेंट भी नहीं, एक तरीके से बिजनेस केस। तो इन दोनों का बड़ा ही टाइटली फ्यूजन है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो सर्वर है, ये कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। जितने भी इसमें इन्वॉल्व टेक्निकल लोग हैं और उनके ऊपर जो मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कंपनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो डिवाइस है, ये सर्वर है, किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। अब वो क्या डिजाइन बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, दैट इज प्योरली डिजाइन पार्ट एंड मेंटेन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, वो हम पढ़ेंगे एज अ टेक्निकल, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कंप्यूटर का। तो ये कंप्यूटर जो होता है, अब इसकी कमीशनिंग कैसे होती है, ये कंप्यूटर लगता कैसे, ये सर्वर लगता कैसे। ये सर्वर एक बहुत ही क्रिटिकल डिवाइस है और एक डेटा सेंटर का हीरो माना जाता है, ठीक है। अब डेटा सेंटर क्या होता है? डेटा सेंटर एक फिजिकल, ठीक है, एक फिजिकल स्पेस होता है, एक फिजिकल स्पेस होता है। फिजिकल स्पेस का मतलब है कि एक एक्चुअली में एक स्पेस खरीदी जाती है, जगह, ठीक है। एक बिल्डिंग होगी, एक फ्लोर होगा, एक कॉम्प्लेक्स होगा, प्रेमिसेस होगा, जो भी होगा, एक फिजिकल स्पेस होगी। उस फिजिकल स्पेस के अंदर फिजिकली रियल में डिवाइसेस रखे जाते हैं। इसमें सबसे मेन होता है आपका सर्वर, ठीक है। अब मैंने बताया सर्वर क्या है, एक सुपर कंप्यूटर जो कि 24/7 चलना है। तो ये एक सर्वर होता है जो इस डेटा सेंटर में रखा जाता है। और ये सिर्फ एक नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे सर्वर्स होते हैं डेटा सेंटर के अंदर। इसके बाद इस सर्वर को, अब लेट से कि आपके पास लैपटॉप है, मोबाइल है, अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क ही ना हो तो आपका मोबाइल डब्बा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बिना नेटवर्क के तो आप किसी से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इस सर्वर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए नेटवर्किंग के डिवाइसेस होते हैं। तो इस सर्वर को चाहिए नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग के जो डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं? नेटवर्किंग में डिवाइस होता है आपका स्विच, ठीक है। नेटवर्किंग का डिवाइस होता है राउटर। नेटवर्किंग का डिवाइस होता है फायरवॉल, ठीक है। नेटवर्किंग का डिवाइस होता है लोड बैलेंसर। और नेटवर्किंग का डिवाइस और भी बहुत सारे होते हैं, डीएनएस होता है, बहुत सारे। नेटवर्किंग एक बड़ा डोमेन है, पर क्योंकि क्लाउड में क्या है, सारी चीजें ना फ्यूज हो गई हैं, आपस में मिल गए हैं, फ्यूजन हो गया सबका। तो उसकी वजह से आपको हर चीज का पता होना चाहिए। अगर आप इंफ्रा एज ए सर्विस में काम कर रहे हो, या चलो आप प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में काम कर रहे हो, आपको स्विच की नॉलेज होनी चाहिए, आपको राउटर पता होना चाहिए, आपको फायरवॉल की नॉलेज होनी चाहिए, डीएनएस पता होना चाहिए, लोड बैलेंसर पता होना चाहिए, सर्वर तो पता होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो ये नेटवर्किंग के डिवाइसेस हैं, इनको इक्विपमेंट्स बोलते हैं। डेटा सेंटर में जो भी डिवाइसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इक्विपमेंट्स, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब हिंदी में उपकरण, कि जो जो डिवाइसेस आपके डेटा सेंटर में होते हैं उनको इक्विपमेंट बोलते हैं। सर्वर, स्विचेस, राउटर, फायरवॉल, लोड बैलेंसर, डीएनएस। अब इसके अलावा ये हो गया नेटवर्किंग, इसको हम बोलते हैं नेटवर्किंग पार्ट। अब आपका जो मोबाइल है, मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप कोरिलेट कर सको। मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें अगर हार्ड डिस्क ना हो, या आपके मोबाइल में स्टोरेज ना हो, ठीक है, मेमोरी कार्ड ना हो, या इंटरनल स्टोरेज ना हो, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, जो भी आप फाइल डाउनलोड करते हो, जो भी आप मीडिया डाउनलोड करते हो, वो सेव कहाँ करोगे? तो ये सर्वर बिना स्टोरेज के यूजलेस है। तो आपको स्टोरेज चाहिए, इसको हम बोलते हैं स्टोरेज। ये स्टोरेज बड़ा होता है, ह्यूज होता है, टेराबाइट, पेटाबाइट्स। तो ये आपके बिना स्टोरेज के एक सर्वर इनकम्प्लीट होता है। स्टोरेज का काम क्या होता है? जो डेटा जो भी है उसको स्टोर करना, ठीक है। तो डेटा को परसिस्टेंट बनाना। मान लो लैपटॉप क्रैश हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से लैपटॉप का मॉनिटर जो है वो क्रैश, जो टूट गया, लेकिन आपकी हार्ड डिस्क तो सही है।
तो आप उस हार्ड डिस्क को लेके दूसरे सिस्टम पे डालोगे तो आपका सेम सिस्टम चल जाएगा। मॉनिटर रिप्लेस कर दो, कीबोर्ड खराब हो गया कीबोर्ड चेंज कर दो, माउस खराब हो गया माउस चेंज कर दो। इनफैक्ट आपका मदरबोर्ड क्रैश हो गया, आप नया मदरबोर्ड में ले जाके आप अपनी हार्ड डिस्क लगा दो, आपका सेम कंप्यूटर सेम स्टेज में आ जाता है वापस। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टोरेज है। आपका जितना भी डेटा आपने जो भी प्रोसेसिंग करा था, तो ये सर्वर ने जितनी भी ट्रांजेक्शन्स करी है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो इसके प्रोसेसिंग के ट्रांजेक्शन्स हो, चाहे वो इसके लॉग्स हो, एनालिटिक्स हो, चाहे इसके काउंटर्स हो, परफॉर्मेंस की किसी भी तरीके की चीजें हो, वो सब कुछ कहीं ना कहीं ये स्टोर करता है, जिसको कि हम स्टोरेज बोलते हैं। स्टोरेज बहुत तरीके की होती है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। बट ये मेन डिवाइसेस हैं जो आपके डेटा सेंटर में होते हैं। इनके बिना आपका डेटा सेंटर जो है वो कंप्लीट नहीं होता है। अब हम डेटा सेंटर पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि जो क्लाउड है, ठीक है, क्लाउड क्या कहता है कि मैं इस डेटा सेंटर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊंगा। ये जो डेटा सेंटर आज की डेट में आप फिजिकल डेटा सेंटर बना रहे हो, इस फिजिकल डेटा सेंटर को मैं वर्चुअलाइज कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इसको वर्चुअलाइज डेटा सेंटर डीसी बना दूंगा। जब ये वर्चुअलाइज बनेगा तो कस्टमर को क्या फायदा होगा? अब आप सोचो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इमेजिन कि ये एक फिजिकल है, एक फिजिकल डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। एक फिजिकल डेटा सेंटर को सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले लैंड परचेज करनी पड़ेगी। सबसे पहला काम, आपके पास वो जमीन होनी चाहिए। चलो मान लो लैंड, प्रॉपर्टी, जो भी बोलो, फिजिकल आपको एक प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी। वहां पे आपको क्या कहते हैं, ये डिवाइसेस, फिर आपको ये डिवाइसेस इक्विपमेंट खरीदने पड़ेंगे। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट परचेज। जब आप ये इक्विपमेंट परचेज करोगे, इसको फिर आप लेकर आओगे और इसकी कमीशनिंग करोगे। कमीशनिंग का मतलब होता है इसको लगाना। ठीक है, जब आप इसकी कमीशनिंग करते हो तो आपको इसको बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। क्या? आपको इसको पावर देनी पड़ती है। कौन सी पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। अब आपको इलेक्ट्रिसिटी इसमें देनी पड़ेगी। अब क्योंकि ये इतना क्रिटिकल है, यहाँ पे एक भी डिवाइस अगर बंद होता है तो आपका पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आपको इसको ऑल्टरनेटिव यूपीएस सप्लाई भी देनी पड़ेगी। जैसे आप नॉर्मल डेस्कटॉप पे करते थे ना, यूपीएस लगाते थे, सो दैट जब तक पावर जाए तब तक आप इसको ऑन करके रख सको। देन आपको इसकी कूलिंग करनी पड़ेगी। अब आपको पता है कि लैपटॉप डेस्कटॉप जो चलते हैं तो कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको इसको कूल करना पड़ेगा, मतलब कि आपको इसको एसी लगाना पड़ेगा। ये सब चीजें आप करोगे, उसके बाद आपको फिर सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी यहाँ पे, कि कोई आपका डेटा सेंटर से डिवाइस चुरा के ना ले जाए। इसके बाद आप इसको मॉनिटरिंग करोगे कि सब कुछ ठीक चल रहा है ना। कोई पावर ऑफ हो गया डिवाइस, तो तुरंत जाके उसको पावर ऑन करो। मान लो किसी रीजन से पावर ऑफ हो गया, तो आपको उसको जाके पावर ऑन करना पड़ेगा, किसी को बोलना पड़ेगा। अब इस सर्वर पे क्या होता है कि देखो, इस सर्वर पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये जो सर्वर होता है, इस सर्वर पे, ये सर्वर होता है, ठीक है, इस सर्वर पे बैकएंड में एडमिन्स काम करते हैं, जिनको हम सिस्टम एडमिन बोलते हैं। ठीक है, तो एज अ सिस्टम एडमिन आप एक सर्वर को मेंटेन कर रहे हो। फ्रंट एंड में यहाँ पे इसकी चलती है सर्विसेज। सर्विसेज कौन यूज करता है? एंड कस्टमर, जो भी इसका एंड कस्टमर होगा, एंड कंज्यूमर इसका। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं कि गूगल का ले लेते हैं हम, गूगल सर्च इंजन। तो गूगल जो है, गूगल का अपना एक डेटा सेंटर होगा जहाँ पे गूगल इंजन, जो गूगल सर्च बार है, वो चलता होगा। तो यहाँ पे जो सिस्टम एडमिन्स हैं, तो गूगल की जो एडमिनिस्ट्रेटिव टीम है, जो टेक्निकल टीम है, वो उस गूगल सर्च इंजन को ऑन रखते हैं हमेशा। कभी भी किसी भी टाइम कहीं भी कोई भी सर्च कर सकता है, तो वो उसको मेंटेन करते हैं। और एंड कस्टमर कौन होते हैं? जैसे हम लोग, हम जाके गूगल पे टाइप करते हैं, तो एज अ सब्सक्राइबर या एज अ कस्टमर मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ अपने लैपटॉप पे इंटरनेट कनेक्ट किया और जाके वहाँ पे गूगल टाइप किया और वहां से मैंने जो भी मुझे सर्च करना है सर्च कर दिया। लेकिन बैकएंड में वो जो सर्वर चल रहा है, जो प्रोसेसिंग हो रही है एप्लीकेशन, वो जो है आपका बैकएंड में कोई उसको कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है, तभी मुझे सर्विसेज मिल रही हैं। तो एज अ कस्टमर मुझे नहीं पता कि गूगल इंजन कैसे चलता है, उसको कौन चलाता है, कौन उसकी टेक केयर करता है, टेक्निकली वो कैसे काम करता है, बैकएंड में वो कैसे सर्च करता है। एज अ कस्टमर मुझे सिर्फ सर्विस से मतलब है कि मैं जाऊंगा सर्च बार में टाइप करूंगा और मुझे आंसर मिल जाएगा। तो ये होता है हमेशा कस्टमर का पर्सपेक्टिव। और ये होता है आपका बैकएंड पर्सपेक्टिव, जो आके आपकी टेक्निकल टीम देखती है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे डिजाइन करें,
कि कस्टमर का कभी भी डाउन टाइम ना हो, कैसे डिजाइन करें कि कभी भी क्या कहते हैं नंबर ऑफ कस्टमर इंक्रीज हो जाए तो हम सर्विसेज को कैपेसिटी को बढ़ा सके। तो ये काम इधर से होता है। अब देखो जो सर्वर होता है, एक चीज और बता दूं मैं आपको, सर्वर दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, सर्वर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका लैपटॉप है, अब आपके लैपटॉप में क्या है कि आपको फॉर एग्जांपल आउटलुक चलाना है। अब आउटलुक चलाने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले आपका लैपटॉप ब्लैंक होता है। ठीक है, जब आप लैपटॉप परचेज करते हो तो एक ब्लैंक हार्डवेयर होता है। उस ब्लैंक हार्डवेयर के ऊपर एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाला जाता है। ठीक है, जिसको कि आप विंडो बोलते हो। तो विंडो इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर, बट उसे हम ओएस की कैटेगरी में डालते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक कैटेगरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी आउटलुक का आप सॉफ्टवेयर डालोगे, आउटलुक का सॉफ्टवेयर डाल के फिर आप वहां पे आउटलुक ओपन करोगे और फिर आप अपनी मेल्स वेल्स करोगे। तो ऐसे ही इट इज एन कॉम्बिनेशन, फिजिकल हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर। अब इस सॉफ्टवेयर को हम दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा हम बोलते हैं एप्लीकेशन। ठीक है, तो अगर मैं लैपटॉप का एग्जांपल लेता हूँ, जो कि हम बात कर रहे थे लैपटॉप की, तो लैपटॉप के केस में क्या होगा, लैपटॉप के केस में होगा आपका हार्डवेयर, ब्लैंक हार्डवेयर प्लस विंडो ओएस और प्लस जो आप एप्लीकेशन चला रहे हो जैसे कि आउटलुक। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो ये सर्वर होता है, ठीक है, एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ कोरिलेट करने के लिए, ताकि मैं जो बोल रहा हूँ आप उसको मैपिंग कर सको कि अच्छा ये क्या बोल रहा है। तो सर्वर जो होता है उसमें हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर दो तरीके का होता है, एक ओएस होता है और एक एप्लीकेशन होता है। ओएस एक ऐसी चीज है, अनवांटेड चीज जो आप नहीं चाहते हो। मुझे क्या मतलब है, मुझे तो आउटलुक चलाना है, लेकिन आप आउटलुक तभी चला सकते हो जब उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा। बिना ओएस के हार्डवेयर यूजलेस होता है। तो ये याद रखना है कि हार्डवेयर, कुछ लोगों ने ऐसे डायग्राम आपने देखे होंगे पहले, हार्डवेयर को ऐसे सर्कल करके दिखाते हैं और उसके ऊपर एक और सर्कल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इन दो को मिला के आपका एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनता है। ठीक है, इसके बाद आपका ये इंटेलिजेंट सिस्टम बनता है। इस इंटेलिजेंट सिस्टम पे अब आप चाहे आउटलुक डालो, चाहे आप इसमें क्रोम इंस्टॉल करो, चाहे इसके अंदर आप वीएलसी इंस्टॉल करो, चाहे आप इसमें कोई भी एप्लीकेशन चलाओ, चाहे आप एंटरप्राइज लेवल सॉफ्टवेयर चलाओ, लेकिन जब तक आप हार्डवेयर और ओएस, ये सॉफ्टवेयर जो होता है ये बेसिकली ओएस होता है, इसको हम ओएस बोलते हैं। इन दो चीजों के बिना आपका सिस्टम जो होता है, जो डिवाइस होता है, वो इंटेलिजेंट नहीं होता है। और अगर आप हार्डवेयर नहीं डालोगे, अगर आप उस सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे, तो बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं अपने लैपटॉप में विंडो नहीं डालूंगा, तो बिना विंडो के तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आउटलुक तो छोड़ो कुछ भी नहीं कर सकता, लॉगिन भी नहीं कर सकता। तो एक हार्डवेयर यूजलेस होता है जब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना डले। तो ये याद रखना, ये बहुत टाइट कपलिंग है इस चीज की। ठीक है, इसी पॉइंट को लेके मैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू करता हूँ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, इतने पॉइंट में किसी को कोई डाउट, जो जो मैंने अभी तक बताया? नहीं नहीं कृष्णा जी। ठीक है, तो अब हम सिर्फ बात कृष्णा जी, करते हैं। मुझे थोड़ा सा समझना चाहता था मैं यहाँ पे, ये जो आपने जो पॉइंट बोला ना सर्वर का, थोड़ा नीचे करेंगे, हाँ हाँ थोड़ा सा हम्म एकदम, हाँ। हम्म, ये जो है ना सर्वर पे आपने जो दिखाया ना हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, ओएस और हाँ एप्लीकेशन। हाँ सॉफ्टवेयर में जो आपने दो पॉइंट दिखे ना ओएस और एप्ली, तो ओएस में हम मतलब नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन ये भी मतलब इंक्लूड कर सकते हैं इसमें मतलब। हाँ, वो मैं डिटेल में अभी बताता हूँ, वही उसी पे आने वाला था मैं। अच्छा अच्छा कि ठीक है जी, ये ठीक है, वाला ओके। पॉइंट तो समझ गए ना कि देखो एक यस हार्डवेयर, यस एक यस। डम्ब हार्डवेयर, अगर उसमें कोई भी ओएस नहीं डला हुआ है, आप उस पर लॉग इन तक नहीं कर सकते हो। आप उस हार्डवेयर को यूज ही नहीं कर सकते, यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, बिना, अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ना हो, या मान लो आपके मोबाइल में कोई भी ओएस ना हो जो होता है आईओएस या कोई भी, तो इमेजिन आप उस हार्डवेयर को यूज ही नहीं कर सकते, उस हार्डवेयर को आप चला ही नहीं सकते जब तक आप उसमें कोई ओएस नहीं डालते हो। तो ये एक बड़ा टाइटली कपल्ड केस है, और ये स्टार्टिंग से है, मतलब ये चीज शुरू से है, जब से ये एंटरप्राइज चल रहा है, जब से सर्वर टेक्नोलॉजी चल रही है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चल रही है, ये शुरू से चलता आ रहा है। अब इन चीजों को क्लाउड का मतलब यही है कि ईज करना। क्लाउड में हम क्या करते हैं, हम इसको ना और आसान बनाते जाते हैं लाइफ को, कि यार ये सब चीजें पहले बहुत टाइटली कपल थी, ये सब कुछ एक साथ होता है, कैसे मैं इसको अलग करूं, कैसे मैं इसको वर्चुअलाइज करूं, कैसे मैं किसी को अलाउ करूं कि वो रिमोटली या वर्चुअली उसके ऊपर भी कोई चला सके, कोई दूसरा सिस्टम चला सके। तो यही सब चीजों का डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले
जो मेरे मैं हमेशा बोलता हूँ 5 लेयर्स, ठीक है। मेरे जितने भी आप सेशंस देखोगे, मैं ये चीज़ हमेशा रिपीट करता हूँ कि 5 लेयर्स होती हैं एक सर्वर टेक्नोलॉजी में। और आपको हमेशा उस 5 टेक्नोलॉजी को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और पूरी की पूरी जो क्लाउड है ना, वो उन्हीं 5 टेक्नोलॉजी के आसपास घूमता है। ये भी बता दूं मैं आपको। आप क्लाउड का कोई भी मॉडल उठा लोगे सर्विस का, वो उन्हीं 5 टेक्नोलॉजी के ही आसपास आपको घूमता हुआ मिलेगा। 5 लेयर्स के, सॉरी, लेयर्स। तो वो लेयर्स हैं क्या? जैसा मैंने अभी बताया, और ये मैं सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। स्विच और स्टोरेज वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो वो सर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहली चीज, अब मैं बोलूंगा सर्वर और आप इमेजिन करो लैपटॉप या डेस्कटॉप। लेट्स से डेस्कटॉप की बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप एक कंप्यूटर खरीदते हो तो आपको सबसे पहली चीज क्या मिलती है? एक हार्डवेयर मिलता है, मतलब कि फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल हार्डवेयर। और ये फिजिकल होता है, याद रखना, ये फिजिकल ही होता है, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। और आप उसके लिए पे भी करते हो, उसको आप खरीद के लाते हो। ठीक है, और हार्डवेयर खरीदना आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूँ एक नया लैपटॉप, जाओ एक मार्केट से एक नया लैपटॉप खरीद के ले आओ, आप 2 बार सोचोगे, क्यों? क्योंकि लैपटॉप आपको कम से कम 30, 40, 50 हज़ार का मिलेगा। तो आप इमीडिएटली तो नहीं खरीद सकते। अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, मार्केट में क्या मॉडल मिल रहा है, आपको क्या चाहिए, कॉस्टिंग, आपके पास इतने पैसे हैं नहीं है। तो दैट मीन्स कि इस हार्डवेयर में जो भी चैलेंजेस होते हैं, इमेजिन मैं बोलूँ एक नया फोन खरीद लो, जाओ एक नया फोन खरीद के ले आओ, तो इमीडिएटली आप 50 हज़ार, 1 लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते। ठीक है। ऐसे ही जब आप सर्वर परचेज करते हो तो सर्वर्स कॉस्टली होते हैं। सर्वर्स जो है वो 2 हज़ार, 5 हज़ार के नहीं आते। सर्वर्स की बहुत कॉस्ट होती है, वो लाखों में होते हैं। तो आप इमीडिएटली कभी भी एक नया सर्वर खरीद के लगा नहीं सकते कि आप बोलो कि चलो मैं अभी एक नया सर्वर खरीद के तुरंत लगा के और तुरंत यूज करना शुरू कर दूंगा। नो। तो जो भी चैलेंजेस आप एक मोबाइल पे, एक लैपटॉप के लिए इमेजिन करते हो, उससे भी कई गुना ज्यादा चैलेंज एक हार्डवेयर फिजिकल डेटा सेंटर में होता है। क्यों? क्योंकि जब आप हार्डवेयर खरीद के लाते हो तो आपको उसको प्लेस करना पड़ता है, रखना पड़ता है। आपको उसके लिए जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। लेट्स से कि आपका डेटा सेंटर फुल हो गया, तो आप कैसे नया हार्डवेयर रखोगे? आपको और जगह चाहिए। दैट मीन्स कि देर इज नॉट ओनली सिंगल चैलेंज। जितने भी चैलेंजेस एक फिजिकल डिवाइस के साथ होते हैं, वो सारे चैलेंजेस यहाँ डेटा सेंटर में भी होते हैं। तो हो गया सबसे पहली चीज हार्डवेयर। हार्डवेयर मैंने खरीद लिया, मैंने इसको प्लेस कर दिया, डेटा सेंटर में रख दिया। इसको मैंने केबल वेबल सब कनेक्ट कर दिया। इसमें मान लो नेटवर्क केबल, इसमें पावर केबल। ठीक है, पावर केबल। अब पावर केबल मैं दो दिखा रहा हूँ, क्यों? एक है मेन, जो कि मेन इलेक्ट्रिसिटी, और एक है बैकअप। बैकअप, या इसको हम बोलते हैं यूपीएस। ठीक है, ये करना पड़ेगा। साथ में क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टोरेज कनेक्ट करना पड़ेगा। स्टोरेज, जिस भी स्टोरेज के साथ मैं इसको सर्व स्टोरेज देना चाहता हूँ, ठीक है, कैपेसिटी के लिए। तो ये सारी कनेक्शन मेरे को फिजिकली करने पड़ते हैं, अपने हाथ से जाके प्लेस करना पड़ता है डेटा सेंटर के अंदर। तो अब चैलेंज देखो कि अगर मेरा डेटा सेंटर मुंबई में और मैं दिल्ली में बैठा हूँ, और अगर कल को कुछ भी होता है, वहाँ केबल भी टूट जाती है, या मान लो कोई कनेक्शन ब्रेक हो जाता है या पावर ऑफ हो जाता है, तो या तो मैं या तो किसी को वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो ये एक फिजिकल चैलेंज है। ठीक है। अब ये हार्डवेयर मैंने परचेज कर लिया, इसको मैंने सारे कनेक्शंस कर दिए, अब इसको मैंने पावर ऑन किया। इसको मैंने किया पावर ऑन, अब ये मेरा स्टार्ट हो गया। अब मैंने आपको बताया कि एक हार्डवेयर को पावर ऑन करने से कुछ नहीं होता है, आप उसके रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हो। अच्छा, कंप्यूटर में सबसे रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट कौन कौन सी होती हैं? कोई बता सकता है मुझे? कंप्यूटर के मेन रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? आप अपने मोबाइल से ही इमेजिन करके बताओ, कंप्यूटर, आपके मोबाइल में इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? रिसोर्स इन द सेंस कि आपके मोबाइल में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं? सबसे पहले सीपीयू, रैम, फिजिकल रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। सीपीयू होता है आपका मदरबोर्ड, जिस जो आप परचेज करते हो मोबाइल, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, कि कितने सीपीयू का आपने मोबाइल लिया है। रैम कितनी है, नेटवर्क 5G सपोर्टेड है या नहीं है, या सिर्फ 4G सपोर्ट करता है। फिर स्टोरेज, कितनी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, 1 TB है, 200 GB, 128 GB है, क्या वो एक्सपेंड हो सकता है, नहीं हो सकता है, एक्सपेंडेबल है या नहीं है। तो ये 4 रिसोर्सेज होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो, मोबाइल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, और सर्वर में भी होता है। तो अभी समझ में आ रहा है कि एक मोबाइल
एक कंप्यूटर जब मैं कंप्यूटर बोलता हूँ तो मैं लैपटॉप डेस्कटॉप दोनों को ही कंसिडर करके बोलता हूँ। मैं हमेशा डेस्कटॉप का इसलिए एग्जांपल देता हूँ क्योंकि जब आप डेस्कटॉप को अपने हाथ से कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें पता होती है कि मॉनिटर अलग होता है, पेरिफेरल, सीपीयू माउस अलग होता है, ठीक है, इनपुट डिवाइस एज एन इनपुट डिवाइस, देन आपका क्या कहते हैं पावर सप्लाई होती है, जबकि लैपटॉप में वो ऑल इन वन इनबिल्ट होता है, इसलिए आपको कई बार पता नहीं चलता है। एंड देन आपका आता है सर्वर, जो कि इंडस्ट्री लेवल में डेटा सेंटर में होता है। अब देखो ये एडवांस ऐसे होता है, तो मोबाइल भी एक तरीके से मिनी सर्वर है, क्योंकि वो भी पावर ऑन रहता है 24/7। आप हमेशा उसको पावर ऑन रखते हो कैसे? मेन सप्लाई आप क्या देते हो? बैटरी, मोबाइल बैटरी जो हमेशा चलती रहती है, और बैकएंड में आप उसको चार्ज करते रहते हो ताकि वो डाउन ना हो। आपका नेटवर्क कनेक्टेड होता है, आपका हमेशा मोबाइल में नेटवर्क आना चाहिए, नहीं तो आप किसी से बात नहीं कर सकते, कोई इंटरनेट ब्राउज नहीं कर सकते। रैम उसकी अच्छी होनी चाहिए वरना वो स्लो चलेगा। सीपीयू अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप हैवी एप्लीकेशन से इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो ये चार रिसोर्सेज किसी भी तरीके की कंप्यूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आपका पर्सनल डिवाइस हो, चाहे वो इंडस्ट्री लेवल का एक सर्वर हो। हाँ, जितना बड़ा होगा उतनी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशंस बढ़ेंगी उसकी, ठीक है। तो ये चार रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने हार्डवेयर लिया, उस हार्डवेयर में सीपीयू था इनसाइड, उसमें रैम था इनसाइड, उसमें नेटवर्क केबल कनेक्टेड था इनसाइड, ठीक है, आपने उसको नेटवर्क से कनेक्ट किया, आपने उसको स्टोरेज से कनेक्ट किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन फिर भी आप इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसके ऊपर ओएस इंस्टॉल नहीं किया। तो जब तक आप इसके ऊपर ओएस नहीं डालोगे, ये आपका किसी काम का नहीं है। जब आप इसमें ओएस इंस्टॉल करते हो तो ये क्या करता है? ओएस इज बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, मैंने पहले ही बोला था सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि अनवांटेड सॉफ्टवेयर है। मैं अनवांटेड क्यों बोलता हूँ? क्योंकि जो एंड कस्टमर होता है उसको कभी भी ओएस से मतलब नहीं होता है। अगर मैं बोलूँ मुझे विंडो से क्या मतलब, मुझे विंडो नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मुझे क्यों इंस्टॉल करना पड़ता है? क्योंकि मेरा आउटलुक नहीं चलेगा। मेरे लैपटॉप में बिना विंडो के या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरा लैपटॉप यूजलेस है। तो ये एक अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए ही चाहिए हर हालत में। जब आप ये ओएस डालते हो तब आपके पास एक कैपेबिलिटी आती है। ये कैपेबिलिटी देता है आपको क्या? कि आप अब इस हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हो। आपके मोबाइल में जैसे ही एंड्रॉयड पड़ जाता है, अब आप उसके बाद अब अपना स्टोरेज भी एक्सेस कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि जैसे ही ओएस आता है आप इस हार्डवेयर को यूज कर सकते हो। तो ये क्या करता है? ये आपका जो नेटवर्क है, ये स्टोरेज है, ठीक है, ये हो गया आपका सीपीयू रैम और ये आपका, हाँ ठीक है, चारों रिसोर्सेज हो गई। तो ये इनको, मोबाइल में ऑब्वियसली एक डिस्प्ले भी होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम जीपीयू, आजकल जीपीयू भी होता है। देखो जीपीयू भी क्लाउड के अंदर आज की डेट में अवेलेबल होता है एज अ सर्विस, बट अभी हम जीपीयू पे बात इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारे जितने भी एप्लीकेशंस होते हैं वो मोस्टली कमांड लाइन बेस्ड होते हैं, तो अभी हम जीपीयू की बात नहीं कर रहे। तो सीपीयू, रैम, स्टोरेज, नेटवर्क, इन सब को यूटिलाइज करने की पावर जो है वो ओएस देता है। तो इस अनवांटेड सॉफ्टवेयर ने हमको एक पावर दी है कि जिसकी हेल्प से हम अपना सिस्टम कनेक्ट कर सकते हैं, उसको रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम नेटवर्क कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं, हम स्टोरेज पे डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये जो दोनों जब आप काम कर लेते हो, देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? इसको हम बोलते हैं ओएस कॉन्फ़िगरेशन। अब ओएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? देखो रीजन क्या है कि मैं इसको अलग से बोल रहा हूँ। रीजन इसलिए ताकि आपको क्लियरली पता रहे कि ये डिफरेंट चीज होती है, बट एक एज्यूम करने के लिए आप बोल सकते हो कि ओएस कॉन्फ़िगरेशन और ओएस इंस्टॉलेशन दोनों साथ में किए जाते हैं, जनरली साथ में किए जाते हैं, बट दोनों अलग चीज होती है। ओएस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि मैं अपने जो सिस्टम है, ठीक है, जो मेरा सर्वर है, मैं इस पे इसकी पैचिंग करता हूँ, सिक्योरिटी पैचिंग, नेटवर्क पैचिंग। फॉर एग्जांपल मेरे को जो विंडो मिला वो मिला पुराना, और उसमें अभी कोई नया रिलीज आया, सिक्योरिटी पैच आया है, तो मुझे वो पैच इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, अप टू डेट रहने के लिए। मुझे नेटवर्किंग करनी पड़ेगी कि मेरे को आईपी असाइन करना पड़ेगा, जो अभी संतोष ने पूछा था क्वेश्चन कि मैं नेटवर्किंग को कहाँ रखना चाहता हूँ, नेटवर्किंग, स्टोरेज को डिफाइन करना, कॉन्फ़िगर करना कि मुझे कहाँ किस पार्टीशन में स्टोरेज को कैसे माउंटिंग करनी है, ठीक है, किस डायरेक्टरी में क्या डेटा, कैसे फाइल सिस्टम बनाना है, फाइल सिस्टम क्रिएट करना, ये सब कुछ जो है, ठीक है, ये सब कुछ मैं कहाँ करता हूँ? ये मैं करता हूँ ओएस कॉन्फ़िगरेशन में। हाँ, ओएस इंस्टॉलेशन के साथ ही मैं ये स्टेप करता हूँ, पर फिर भी ये दो अलग अलग स्टेप्स हैं, ये याद रखना, ये अलग स्टेप है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती है तो ये देखो हार्डवेयर और ओएस हुआ है, ठीक है, ब्रॉड लेवल पे। अभी भी मैं एप्लीकेशन पे नहीं आया। लेट्स से कि मैं अपने मोबाइल में अगर व्हाट्सएप चलाना चाहता हूँ,
तो मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप चलाने के लिए सबसे पहले कि मेरा जो मोबाइल डिवाइस है उसके ऊपर एक ओएस डला होना चाहिए। ओएस होगा, मान लो एंड्रॉयड होगा या आईओएस होगा, ठीक है। उस आईओएस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए कि उसमें आईपी हो, उसमें स्टोरेज कनेक्टेड हो, वो अप टू डेट होना चाहिए। अगर वो अप टू डेट नहीं होगा तो व्हाट्सएप नहीं रन करेगा। जब आप ये ओएस कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो, उसके बाद आप करते हो एप्लीकेशन इंस्टॉल। अब देखो क्या होता है, मेरा गोल क्या है कि मुझे एप्लीकेशन चलाना है, और मेरा एप्लीकेशन हो सकता है व्हाट्सएप एप्लीकेशन, ठीक है। अब मुझे एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल मुझे व्हाट्सएप चलाना है। एक चीज याद रखना कि जो ये ओएस होता है ना, ये जेनरिक आपको बेसिक चीजें देता है जो आपको हार्डवेयर को यूज कर सके। लेकिन जो आपका एप्लीकेशन है ना, वो टॉप लेवल पे है और वो कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर सकता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा जावा के बारे में, ठीक है। जावा, पाइथन, ठीक है। और क्या क्या होते हैं, मेन फ्रेम, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जो कि किसी भी एप्लीकेशन को चाहिए होती हैं। जैसे मान लो कि जिसने प्रोग्राम लिखा है, जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, उसने जावा में बनाया प्रोग्राम, तो आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर पाइथन में प्रोग्राम लिखा है, किसी ने स्क्रिप्ट लिखी है, तो पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम पे, वरना आप उसको यूज नहीं कर सकते। डॉट नेट इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप विंडोज के रिलेटेड कोई एप्लीकेशन चला पाओगे। अगर ये चीजें आपके सिस्टम पे नहीं है तो आपका सिस्टम में वो एप्लीकेशन नहीं चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे बीच में एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन डिपेंडेंसी। मतलब ये कि जो मेरा एप्लीकेशन जो मैं रन करना चाहता हूँ, इंस्टॉल करना चाहता हूँ, उसको जो जो चीजें चाहिए बिफोर इंस्टॉल, वरना वो रन नहीं होगा, इंस्टॉल नहीं होगा, आपका फेल हो जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हो और जब आप उसको इंस्टॉल करते हो तो वो फेल हो जाता है, बोलता है ये मिसिंग है, ये पैकेज मिसिंग है, या ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है। या मान लो आप कोई जावा का प्रोग्राम रन करो, तो वो बोलेगा जावा इंस्टॉल नहीं है, जावा नॉट इंस्टॉल्ड, या पाइथन नॉट इंस्टॉल्ड। दैट मीन्स कि आपने ये लेयर को मिस किया है। तो इस तरीके से ये 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है, जिनको कि मैं नंबरिंग देता हूँ हमेशा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। इन 5 लेयर्स के बिना एक एप्लीकेशन जो होता है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। और ये 5 लेयर जो होती है ना, वो यूनिवर्सल स्टैक है, ठीक है। इस स्टैक को कोई भी तोड़ नहीं सकता, इतना याद रखना। अगर कोई आपसे बोलता है, लेट से कोई कहता है कि मैं व्हाट्सएप चला रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, और उसके नीचे कोई हार्डवेयर ही नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पांचों लेयर के बिना कब, और ये सीक्वेंशियल है, 1 के बाद 2 आता है, 3, 4, 5। ऐसा नहीं हो सकता कोई बोले मैं 5 सीधा चला दूं बिना किसी हार्डवेयर के, ये पॉसिबल नहीं होता है। और ये इंडस्ट्री में आपका टाइटली कपल्ड अब तक चलता आ रहा था बिफोर वर्चुअलाइजेशन एंड क्लाउड। देखो, आज से 10 साल पहले एक डिस्कशन स्टार्ट हुआ, लोग बातें करना शुरू किया लोगों ने वर्चुअलाइजेशन के बारे में, ठीक है। जब से ये टर्म टर्म जो है वो आया वर्चुअलाइजेशन, इसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ, ठीक है। इसको कॉमर्शलाइज किया गया, सॉफ्टवेयर्स बनाए गए। जब ये वर्चुअलाइजेशन एडवांस लेवल पे गया तो फिर ये क्लाउड में कन्वर्ट हुआ, क्लाउड सर्विसेज। तो वर्चुअलाइजेशन जो होता है वो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, सीढ़ी होती है क्लाउड की। बिना वर्चुअलाइजेशन के क्लाउड जो है वो इनकम्प्लीट है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो। ये 5 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डिटेल में एक एक करके चीज़ें समझाऊंगा। आज फर्स्ट है तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसमें किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ पूछना चाहता है? नहीं, क्लियर है कृष्णा जी। क्लियर है ना? तो ये 5 हाँ, लेयर्स को कभी भी मिस मत करना, ठीक है। मेरे जितने भी पुराने वीडियोस देखोगे मैं इसी पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ। चाहे आप ओपन स्टैक पढ़ो, चाहे आप कुबरनेटिस पढ़ो, ओपन शिफ्ट पढ़ो, कल को आप एडब्ल्यूएस पढ़ोगे, चाहे आप एज्योर पढ़ोगे, जीसीपी पढ़ोगे, ओसीआई पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ो, चाहे आप कोई भी तरीके का क्लाउड पढ़ो, जब तक ये 5 लेयर्स को आप नहीं पढ़ते हो, आपकी जो स्टडी है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। और वो फंडामेंटली जो होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक नेक्स्ट लेवल चले गए। लेट्स से आप एक कार ड्राइव कर रहे हो ऑटोमेटिक, ठीक है। अब आप ऑटोमेटिक कार में, जिसने मैनुअल गियर्स में ड्राइव किया है, द पर्सन नोज की गियर्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कैसे गाड़ी रिवर जो है वो स्पीड पकड़ती है, कैसे गियर चेंज होता है, रिवर्स कैसे होता है। बट जब आप एक ऑटोमेटिक कार ड्राइव करते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि फर्स्ट से सेकंड से थर्ड से फोर्थ कैसे जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवरीथिंग गेट्स हिडन। तो अब देखो क्लाउड ने क्या इंटेलिजेंटली किया है
कि अब हम बात करते हैं यूजर और प्रोवाइडर। तो क्लाउड बेसिकली क्या कहता है कि ये है प्रोवाइडर, ठीक है, और इधर है यूजर। अब इसके बीच में ये जो पूरा का पूरा जो बॉक्स है इसको हम बोलते हैं क्लाउड। मतलब ये कि कस्टमर से सारी की सारी टेक्निकल चीजों को हाइड कर दिया जाए, उसको बोला जाए कि आप सिर्फ सर्विस पे फोकस करो। आपको क्या मतलब है कि इंटरनली आर्किटेक्चर कैसे काम करता है। अब आप ओला उबर में जाते हो तो आप कभी पूछते हो कि आप कैसे टैक्सीज मैनेज करते हो, कैसे आप रूट असाइन करते हो, कैसे आप ड्राइवर्स को पेमेंट करते हो, कैसे आप सिक्योरिटी मैनेज करते हो, कैसे आप पूरा आर्किटेक्चर चलाते हो, कैसे आप डिस्टेंस मैनेज करते हो, अलग अलग लोकेशंस पे कैसे कैब्स को रखते हो। नहीं पूछते ना आप। आपका फोकस कहाँ होता है? यूजर का फोकस सिर्फ और सिर्फ सर्विस पे होता है कि ठीक है मुझे कैब चाहिए, मुझे कैब मिलेगी। एक एप्लीकेशन दे दिया जाता है, एक ऐप होता है, उस ऐप में आप जाओगे, वहां पे आप अपनी बुकिंग करोगे, आप फाइनेंस करोगे, वहां पे पेमेंट करोगे और आपको सर्विस मिल जाएगी। प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है वो पूरा इंटरनली कैसे मैनेज करता है। दैट मीन्स कि अब हर चीज जो है वो नीचे छुपाई जा रही है और वो पूरा का पूरा क्लाउड के पास जा रहा है। ये जो मैंने 5 लेयर बताई हैं, आज से 5 साल 6 साल 7 साल पहले जितने लोग भी इंडस्ट्री में काम करते हैं वो इन सारे लेयर्स को खुद ही मैनेज करते थे। चाहे वो सपोर्ट के हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट के हो, चाहे वो R&D के हो। ठीक है, 3 तरीके के इंडस्ट्री में होते हैं। सॉफ्टवेयर पे 3 तरीके के लोग काम करते हैं, याद रखना। सॉफ्टवेयर में 3 तरीके के लोग काम करते हैं। एक होते हैं डेवलपर, जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। एक होते हैं डिप्लॉयमेंट वाले, जो उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। और एक होते हैं सपोर्ट, जो उसको मैनेज करते हैं, उसको चलाते हैं। इन इस तरीके से हमारी सॉफ्टवेयर की साइकिल चलती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की साइकिल ऐसे चलती है। डेवलप होता है, डिप्लॉय होता है, सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे घूमता रहता है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आप इंडस्ट्री में जब काम करते थे, किसी भी पोर्टफोलियो में करते हो, इन 5 लेयर को आप खुद कंट्रोल करते हो। अब तक ऐसा ही होता है। लेट्स से आपने लैपटॉप खरीदा, तो हार्डवेयर भी आपकी जिम्मेदारी है, उस पे विंडो भी आपकी जिम्मेदारी है। करेक्ट। अब उसके ऊपर आप क्रोम चलाओ या उसके ऊपर व्हाट्सएप चलाओ। हाँ, व्हाट्सएप कंपनी ये थोड़ी बोलेगी कि क्या कहते हैं, तुम अपना लैपटॉप मुझे लाके दो, मैं देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, या विंडो मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं ना, आप सब कुछ खुद ही मैनेज करते हो। तो इंक्लूडिंग फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, सब कुछ आप एक सिंगल टीम, सिंगल ओनरशिप में होता था। पर क्लाउड के आने के बाद बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हुए हैं, जिस पे हम बात करेंगे वन बाय वन। तो ये लेयर्स आपको अगर क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो फिर आज का हम क्लास यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो फिर एक बार पूछ लो। ठीक है, आज हमने बेसिक इंट्रोडक्शन पे ही काम किया है। अब हम लेयर बाय लेयर चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कल से। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो ठीक है। ये मैंने वन नोट बनाया। ठीक है, आप में से जितने लोग क्लास को सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब मतलब कि आप जितने लोग इस क्लास को अटेंड करोगे, उनके साथ मैं ये लिंक शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप ये सारे नोट्स ओपन करके देख सकते हो। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा अपलोड करके, तो आप रिकॉर्डिंग भी रेफर बैक कर सकते हो कभी भी। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलो फिर हम्म। कल से हम स्टार्ट करते हैं। मैं टाइम तो जो भी